हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेएमएस स्टडी एक्सप्रेस में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। किसके बारे में? महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, जिससे बिहार बोर्ड में 40 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं। तो इन 40 प्रश्नों में से एक भी प्रश्न को अगर छोड़कर नहीं आना है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए जेएमएस स्टडी एक्सप्रेस चैनल को, क्योंकि आज से यहाँ लगातार आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्लास लेकर आया जाएगा। तो दोस्तों आज उन्हीं में से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण होता है। दाढ़ी बनाने में उपयोग में आने वाला दर्पण होता है। तो दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में जो दर्पण आता है ना, वो अवतल दर्पण होता है। और इसी दर्पणवा का एक और नाम दे देते हैं हजामती दर्पण। दाढ़ी बनाइए तो चाहे हजामत बनाइए तो बातवा क्या है, बराबर है। तो इसी को हजामती दर्पण भी कहते हैं। तो ये कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? इसका मतलब यह हुआ कि लेंस के लिए किसका प्रयोग नहीं होता है? तो दोस्तों मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब दोस्तों चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न देखिए दोस्त, तीसरा प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्त, निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, मतलब कि क्या कहते हैं? तो जिस प्रकार आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं ना, उसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? निर्गत कोण कहेंगे। तो ये निर्गत कोण हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न जो चौथा नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त, ये क्या कह रहा है? किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो। किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। अब दोस्तों देखिए ये क्या हुआ, बाहर की ओर उभरे, ये क्या हो गए? बाहर की ओर उभरे, एक इधर उभरा है एक उधर उभरा है, यानी कि बाहर की ओर उभरे दो पृष्ठ है। क्या है? दो पृष्ठ है। तो ये किस लेंस का निर्माण किया? तो ये उत्तल लेंस का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? उत्तल लेंस का निर्माण किया ना। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न की ओर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बीम से बड़ा पाया गया है। क्या हुआ है? बीम से बड़ा आभासी और सीधा प्रतिबिंब पाया गया है। तो कह रहा है कि वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, मतलब कि कहाँ वस्तुआ होगा तो उसका आभासी प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। किस दर्पण में? तो अवतल दर्पण में। कौन दर्पण में? अवतल दर्पण में। तो दोस्तों अवतल दर्पण तो है ही ना, है यही ना अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब है ध्रुव हो जाता है एफ हो जाता है मुख्य फोकस, ये हमारा वक्रता केंद्र हो जाता है। तो हम वस्तुआ को यहाँ रखते हैं ना, तो यहाँ से एगो समांतर होकर मुख्य फोकस से गुजर जाता है और एगो सी से होकर हमको गुजारना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं जाते 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 ये क्या करता है? कहीं ना कहीं कटता है। तो ये डॉट डॉट रेखा से कटता है ना, डॉट डॉट रेखा से कटता है। एक मतलब यहाँ प्रतिबिंब बनता है तो वहां प्रतिबिंब डॉट डॉट रेखा से बना, यानी कि आभासी बनेगा। यानी कि
जिसको हम लोग आभासी यहाँ से प्राप्त कर लिए। अब देखिए ये सीधा बनेगा, जेने वस्तुआ है ना इधरे प्रतिबिंबा बन रहा है, मतलब कि वो सीधा हुआ ना। अब देखिए वस्तु कहाँ है, यहाँ है, और प्रतिबिंब कहाँ बना है, यहाँ बना है, यानी कि वस्तु से बड़ा बना है कि छोटा बना है, बड़ा बना है ना। तो हम लोग वस्तु को कहाँ रखे हैं, वस्तु को F यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखे हैं। अब दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर, किसके ओर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्त, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। दोस्तों सर्च लाइट हो, टॉर्च हो या गाड़ी का हेडलाइट हो, सब में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आया बात समझ में, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर, किसके तरफ, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। यहाँ निर्वात दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, निर्वात इस तरह से होगा, किस तरह से, निर्वात। तो कह रहे हैं निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड वाला हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मीटर प्रति सेकेंड वाला पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के किरण से क्या निर्धारित होता है, तो पहला नंबर ऑप्शन है आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। दूसरा ऑप्शन है परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा, परावर्तन के नियम ना है तो इसमें अपवर्तन का कोई चर्चा होगा क्या, नहीं ना। तो ये अपवर्तन वाले भाई साहब गलत हो गए। क्या हो गए, अपवर्तन वाला गलत हो गया। दूसरा चीज ये विचलन कहाँ से आ गया, इसमें ये विचलन वाला भी गलत हो जाएगा। और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, किसके तरफ, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है हमारा 9 नंबर, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, किसके लिए, हजामत के लिए। तो हजामती दर्पण हम बताए हैं ना कि हम लोग हजामती दर्पण चाहे दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ये अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। तो हमारा ए नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, किसके तरफ, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो कह रहा है 10 नंबर जो प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, माने प्रकाश की किरणें कैसे चलती है, तो सीधी रेखा में चलती है। कैसे चलती है, सीधी रेखा में चलती है। ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि ये प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में चलती है। अब दोस्तों चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या, 11 नंबर, कि लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों लेंस, किसी भी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। मान लेते हैं कि ये एक उत्तल लेंस है और ये इस उत्तल लेंस में ये जो बिंदुआ है ये प्रकाशीय केंद्र है। क्या है, प्रकाशीय केंद्र है, प्रकाशीय केंद्र है। ये प्रकाशीय केंद्र हो गया जिसको हम लोग P से सूचित कर लिए। अब दोस्तों देखिए इधर F1 रहता है और यहाँ क्या होता है 2F1 होता है, इधर भी F2 होता है और इधर 2F2 होता है। एक और मतलब दोस्त, इसका मतलब ये हुआ कि सभी दूरी प्रकाशीय केंद्र से नापी जाती है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया F और इधर भी ये क्या हो गया, F हो गया। यानी कि एक लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी, 2, एगो ये और दूसरा ये, मुख्य फोकस की संख्या कितनी, 2 होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब नेक्स्ट प्रश्न में जैसे ही हम लोग प्रवेश किए तो हम लोग देख रहे हैं
कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान साइन आई बटा साइन आर होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है। अब दोस्तों इस जो नियमवा है ना, ये नियमवा को दिया था स्नेल, इसीलिए इसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम दिया था। कौन दिया था इस नियमवा को? स्नेल दिए थे, स्नेल ने। तो इसीलिए इसको स्नेल का नियम भी कह देते हैं, स्नेल का नियम कह देते हैं। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये भाग रहेगा दोस्तों, इसका मतलब होता है साइन आई बटा साइन आर। तो अब ई इजकल टू होता है म्यू। इसी म्यू को ना अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो दोस्तों ये जो नियम स्नेल ने दिया था, इसीलिए इस नियम को एक और नाम से जाना जाता है, स्नेल नियम के नाम से। किससे? स्नेल नियम के नाम से। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब नेक्स्ट प्रश्न जब हम लोग देखेंगे तो कौन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन क्या चाहे परावर्तन के कएगो नियम? दूगो। कएगो? दूगो। प्रकाश का अपवर्तन पूछे या परावर्तन पूछे, नियम कएगो? दूगो। तो यहां क्या देखेंगे? ऑप्शन नंबर बी, 2। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? 14 नंबर जो प्रश्न है, वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो दोस्तों आज हम लोग एकदम खाट मेथड से दर्पण में अंतर को समझ जाएंगे कि आखिर इन तीनों दर्पणों में अंतर क्या है। तो एक तरफ लिखेंगे समतल, क्या लिखेंगे? समतल। एक तरफ उत्तल, एक तरफ अवतल। क्या होगा? अवतल। ये तीनों दर्पण है। क्या है? दर्पण है। लिख लेते हैं दर्पण, नहीं तो आप लेंस समझ बैठे तो दिक्कत हो जाएगा। दर्पण। अब देखिए दोस्तों होता क्या है कि समतल दर्पण में आभासी बनता है प्रतिबिंब। कैसा बनता है? आभासी या काल्पनिक बनता है, आभासी या काल्पनिक बनता है। अब देखिए दोस्त, उत्तल दर्पण में भी आभासी या काल्पनिक बनता है, आभासी या काल्पनिक बनता है, आभासी या काल्पनिक बनता है। अब दोस्तों ये समतल दर्पण में आभासी और काल्पनिक बनता है, उत्तल दर्पण में आभासी या काल्पनिक बनता है। तो हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे? तो समतल दर्पण में वस्तु के बराबर, समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। कैसा बनता है? वस्तु के बराबर। और उत्तल दर्पण में जो दोस्तों होता है, इसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा। जब वस्तु से छोटा और आभासी पूछे तो उत्तल, जब वस्तु से छोटा और आभासी पूछे तो उत्तल, और जब वस्तु के बराबर और आभासी पूछे तो समतल। वस्तु के बराबर और आभासी पूछे तो समतल, और वस्तु से छोटा और आभासी पूछे तो उत्तल। इसका क्या होता है दोस्तों? तो ये बेचारा वास्तविको बनाता है। क्या बनाता है? वास्तविको प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिको प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविको प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिको प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु से बड़ा भी बनाता है, वस्तु से बड़ा भी बनाता है और छोटा भी बनाता है। डिफरेंस हमारा क्या रहा कि समतल दर्पण में आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब तो बनेगा साहब, लेकिन जितना बड़ा वस्तुआ होगा ओकरे बराबर बनेगा। क्या होगा? वस्तु के बराबर बनेगा। लेकिन उत्तल दर्पण में होता क्या है मेरे दोस्त? उत्तल दर्पण में आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब तो बनता है, लेकिन वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। क्या बनता है? वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। सवाल क्या कहा है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब कौना दर्पणवा में बनता है? तो वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है। किस में बनता है? उत्तल दर्पण में बनता है। तो ये हमारा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उत्तल दर्पण। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसके तरफ? नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 15 नंबर, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? अभी तो चिल्ला के गए हैं,
अभी तो इतना मुंह भुका के गए हैं कि उत्तल दर्पण में आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण में आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे मेरे दोस्त, 16 नंबर जो प्रश्न है हमारा, समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा क्या बनता है, अरे उत्तल दर्पण द्वारा और समतल दर्पण द्वारा तो आभासीय प्रतिबिंब ना बनता है, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें देख लीजिए कहाँ है आभासी प्रतिबिंब, तो यहाँ दिखाई दिया आभासी प्रतिबिंब, तो मार देंगे कैसे कि समतल में और उत्तल में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमारा ए नंबर आंसर हो जाएगा। अब चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त, 17 नंबर, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कब बनता है, तो वस्तु का छोटा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में भी बनता है, उत्तल दर्पण में भी बनता है, लेकिन समतल दर्पण में दोस्त नहीं बनता है। अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में दोनों में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें देख लीजिए अवतल दर्पण दिया है, घबराना नहीं है, उत्तल दर्पण भी दिया है, घबराना नहीं है, समतल दर्पण दिया है और ए और बी दोनों दिया है। तो पहला नंबर हम लोग सी को काटेंगे, कैसे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। बेचारा हई हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, हई छोटा और बड़ा दोनों बनता है, छोटा बड़ा दोनों बनता है। तो सवाल पूछ रहा है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है तो कौना कौना में, तो हेहू में देखे कि छोटा प्रतिबिंब बना, इसमें भी देखे कि छोटा प्रतिबिंब बना। अब ऑप्शन में दिया है ए और बी, तो हम लोग मारेंगे क्या, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, फील कीजिए प्रकाश क्या है। जाड़े के दिन में जब प्रकाश हमको पड़ता है तो तुरंत बिछौना में से उठ के टनमना जाते हैं और किसी काम को करने के लिए क्या करते हैं, चल देते हैं। इसका मतलब कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है ना, प्रकाश क्या है, ऊर्जा का रूप है। तो प्रकाश जब ऊर्जा का रूप है तो परावर्तन क्या है, तो परावर्तन प्रकाश में होने वाली एक घटना है, क्या है, होने वाली एक घटना है। अपवर्तन क्या है, ये भी प्रकाश में होने वाली एक घटना है। विवर्तन क्या है, ये भी प्रकाश में होने वाली एक घटना है। ऑप्शन दे दिया है इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग टिक आउट करेंगे इनमें से कोई नहीं और हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न ये है 19 नंबर, कि जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो वह क्या होता है। अब आप बताइए, समतल दर्पण में वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर बनता है कि नहीं, समतल दर्पण में ही ना बनता है। आ समतल दर्पण में आभासीय प्रतिबिंब तो बनता है, आ जौन आभासी यानी काल्पनिक वो सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। कैसन बनाएगा, सीधा। अब बताइए, हम लोग पहले भी हम समतल दर्पण का उपयोग बता चुके हैं, समतल दर्पण का डेफिनेशन वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं, गोलीय दर्पण भी पढ़ चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो जा करके यूट्यूब पर वो वीडियो देख लीजिएगा और उसको बेहतर ढंग से समझ लीजिएगा। तो ये जो है समतल दर्पण दोस्त, समतल दर्पण हमारा आंसर क्या हो जाएगा, समतल दर्पण। कहाँ है समतल दर्पण, तो सी नंबर ऑप्शन है समतल दर्पण, तो ये हमारा सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मतलब आर के मान कितना, 40 सेंटीमीटर, कितना 40 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसका फोकस दूरी यानी एफ बताइए, क्या बताइए, एफ बताइए। दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं कि एफ इज इक्वल टू होता आर बट्टा 2 होता है, कितना होता है, आर बट्टा 2। आर के मान कितना 40, आर के मान कितना 40, बट्टा में 2 कर दीजिए, काट दीजिए, कितना होगा 20 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी का मान कितना होगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहां से निकल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर आए तो दोस्तों हम लोग 21 नंबर सवाल में क्या देख रहे हैं, किसी उत्तल लेंस के सामने
2f और अनंत के बीच कोई वस्तु रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो हम लोग एक उत्तल लेंस ले रहे हैं। अब ये उत्तल लेंस के बीचों बीच, ठीक बीचों बीच एगो क्या मुख्य अक्ष गुजार दिए और ये हमारा होता है प्रकाशीय केंद्र P। यहाँ पे हमारा उपस्थित होता है F1 और यहाँ पे 2f1 उपस्थित होता है। फिर इधर भी वही हाल होता है f2 और यहाँ 2f2 उपस्थित होता है। अब दोस्तों क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ है? प्रतिबिंब यहाँ देखिए 2f और अनंत के बीच है। कहाँ है? 2f और अनंत के बीच है। तो यहाँ हम लोग ले लेंगे 2f और इधर अनंत के बीच में वस्तु को रख लिए तो यहाँ से प्रकाश की किरण निकलेगी और यहाँ लेंस से अपवर्तित होकर फोकस से होकर क्या करेगी? गुजर जाएगी। यहाँ से गुजरेगी सीधे और यहाँ अपवर्तित होकर के फिर फोकस से होकर के क्या करेगी? निकल जाएगी। अब क्या होगा दोस्त? हम लोग प्रकाशीय केंद्र से भी एक किरण गुजारेंगे। क्या करेंगे? प्रकाशीय केंद्र से भी एक किरण गुजारेंगे। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे बिंदु का कटान है तो यहाँ आई यानी प्रतिबिंब का निर्माण होगा। कहाँ होगा? वहां पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा जहां बिंदु कटेगा। अब दोस्तों होता क्या है कि जहां बिंदु डॉट डॉट रेखा से कटता है वहां काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और जहां सीधा कट जाता है, अपने से कट जाता है, वहां वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ये सीधा कट गया है अपने से ना, अपने से ना ये कट गया है, डॉट डॉट रेखा से कटा है नहीं ना, अपने से कट गया है। तो ये जब अपने से कट गया है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कौन प्रतिबिंब बनेगा? वहां वास्तविक प्रतिबिंब। तो यहाँ देखिए यहाँ भी वास्तविक है, यहाँ भी वास्तविक है। अब देखेंगे नेक्स्ट टर्म, वस्तु किधर है? ऊपर की ओर है ना, अब प्रतिबिंब किधर बना? नीचे की तरफ ना बना। वस्तु ऊपर की ओर है, प्रतिबिंब नीचे की ओर है। एक और मतलब दोनों उल्टा ना है, एक दूसरे का उल्टा है तो प्रतिबिंब उल्टा बना है। कैसा बना है? उल्टा बना है। तो यहां देखेंगे प्रतिबिंब यहां भी उल्टा बना है, यहां भी उल्टा बना है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे क्या कि प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति जो है वस्तु से छोटा है। कैसा है? वस्तु से छोटा है। तो अब यहां देखेंगे यहाँ छोटा है, यहाँ बड़ा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किसी उत्तल लेंस में 2f और अनंत के बीच वस्तु को रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर होता है। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर कितना होता है? अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब होता है। 180 डिग्री के कोण के साथ नहीं झुका होता है, 135 डिग्री के कोण से के साथ नहीं झुका होता है, 45 डिग्री के कोण से नहीं झुका होता है। ये क्या होता है? अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब होता है। तो ये हमारा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न जैसे ही हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त, तो ये 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कई लेंसों से बने एकल लेंस का उपयोगिता है। कई लेंसों से बने एकल लेंस की उपयोगिता है। क्या उपयोगिता है? चश्मा में कई सारा लेंस लगा रहता है? नहीं, कई लेंस सूक्ष्मदर्शी में लगा होता है। किस में लगा होता है? सूक्ष्मदर्शी के लेंस में लगा होता है। ओके, तो ये बात हम लोगों को समझ में आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे मेरे दोस्त कि उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रवृत्ति होगी। उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी? तो उत्तल और समतल दोनों आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। कैसा प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। यहाँ है कोई आभासी में? ये केवल आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं? अभिसारी दर्पण किसे? तो दोस्तों अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। किस दर्पण को? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। देखिए यहाँ ये अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। यहाँ से जब गुजरे तो ये ध्रुव हो गया, पोल हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे F होता है और यहाँ पे C होता है। मान लीजिए समांतर प्रकाश की किरण गया तो दर्पण से टकरा कर F पर आया, फिर यहाँ से भी गया समांतर तो दर्पण से टकरा कर F पर आया।
इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि यहाँ क्या हो रही है, सभी किरणें किस पर आकर मिल रही है, सभी किरणें फोकस पर आके मिल रही है, यानी कि यहाँ आके मिल रही है ना, तो फोकस पे आके मिल रही है ना, तो इसी को जब अलग अलग दिशाओं से चलकर एक बिंदु पर प्रकाश की किरणें मिलती हैं तो उसी को तो अभिसारी कहते हैं। तो अवतल दर्पण क्या होगा, अभिसारी दर्पण होगा। क्या होगा, अभिसारी दर्पण होगा। तो ये अवतल दर्पण हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर प्रश्न में। तो 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में बनता है। किस दर्पण में, समतल दर्पण में बनता है। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, समतल दर्पण को टिक आउट करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, तेल लगा कागज होता है, तेल लगा कागज होता है। तो दोस्तों देखिए, तेल लगा कागज से प्रकाश की किरण जब गुजरती है ना, तो उसका आंशिक भाग ही केवल जा पाता है, पूरा के पूरा नहीं जाता है। तो ये परभासी होता है। क्या होता है, परभासी। तो ये हमारा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, परभासी, परभासी पदार्थ होता है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न में, 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यही पूछ रहे हैं, प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो एक अवतल दर्पण हम लोग ले लेते हैं, अवतल दर्पण हम लोगों ने ले लिया, जिसका परावर्तन सतह धसल उसको अवतल कह देते हैं। तो ये अवतल हो गया, यहाँ से मुख्य अक्ष गुजार दिए, ये हमारा ध्रुव हो गया, यहाँ F होता है, आप सब जानते हैं, यहाँ क्या होता है, C होता है। अब कहा अनुसार जैसे वो कह रहा है वैसे कर दीजिए, ध्रुव और F के बीच वस्तु को रख दीजिए। तो ध्रुव और F के बीच वस्तु यहीं पे रह सकता है। तो वस्तु से जो किरण निकलेगी ना, वो यहाँ जाकर दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, वहां जाकर दर्पण से टकराकर और मुख्य फोकस से होकर इसमें है गुजर जाएगी। अब हम लोग एक किरण वक्रता केंद्र से होकर क्या करेंगे, गुजार देंगे, वक्रता केंद्र से होकर गुजार देंगे। अब दोस्तों होगा क्या, यहाँ पे ये उसी रास्ते पर जाएगा और उसी रास्ते पर क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो हमको इसको डॉट डॉट रेखा से मिलाना पड़ेगा, यहाँ से ये डॉट डॉट आगे बढ़ेगा और ये कहीं ना कहीं यहाँ जाकर के क्या करेगा, कट जाएगा। तो यहाँ प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। अब देखिए दोस्त क्या कर रहा है, ये डॉट डॉट रेखा से ना प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है, तो काल्पनिक या आभासी होगा। क्या होगा, काल्पनिक या आभासी होगा। तो यहाँ देखिए, वास्तविक कट गया, वास्तविक कट गया, काल्पनिक, काल्पनिक, इसको अभी रहने दे रहे हैं। अब देखिए दोस्त, वस्तु इतना छोटा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है, एक और मतलब कि प्रतिबिंब बड़ा होगा और ये बेचारा छोटा है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा कि अगर अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा होगा, काल्पनिक और बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर जो प्रश्न है मेरे दोस्त, डाईऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसका फोकस दूरी होता है। डाईऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी होती है। कितनी होती है, 1 मीटर। कितनी होती है, 1 मीटर। जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है उसी लेंस का एक डाईऑप्टर होता है। तो ये 1 मीटर, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और आज के आखिरी प्रश्न की ओर। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है 30 नंबर मेरे दोस्त, यदि आपतन कोण I, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R हो तो, यदि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R हो तो I इजकल टू R, I इजकल टू 2R, 2I इजकल टू R, कोण I बड़ा होगा कोण R से। तो यहाँ हम लोग पढ़े हैं परावर्तन के नियम में कि कोण I कोण R के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। कोण I कोण R के क्या होता है, बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।